मध्य भारत की जीवनदायिनी मां नर्मदा में असीम शक्तियों के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें कठिन साधना और तप के द्वारा समझा जा सकता है। इन्हीं गूढ़ रहस्य को लेकर दादा गुरु के द्वारा शुक्रवार को मां नर्मदा की असीम शक्तियों के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए प्रवचन दिए गए। दादा गुरु ने बताया कि मां नर्मदा की शक्तियों को गूढ़ रहस्य उनके दर्शन से शुरू होकर मां नर्मदा की हवा तक में स्वास्थ्य संबंधी नई शक्तियां और ऊर्जा का संचार होता है। गौरतलब है कि दादा गुरु स्वयं 3.5 सालों से अन्न का एक दाना भी नहीं लेते, बल्कि नर्मदा जल पीकर उनके पास वह शक्ति और ऊर्जा मिलती है। दुनिया की सबसे कठोर महाव्रत साधना में छिपे सदी के सबसे गूढ़ रहस्य और संदेश को जानने और समझने का एक सहज योग, एक अवधूत चिंतन शुक्रवार हरियाली अमावस्या को संस्कार धानी के भंवरताल गार्डन स्थित संस्कृति भवन ऑडिटोरियम में शाम को आयोजित किया गया। इस मौके पर समाजसेवी नीलेश रावल, शिव यादव सहित अनेक मां नर्मदा के भक्त मौजूद रहे। हर एक संकटों का हरण करने वाली ये तिथि है, जिस तिथि में परिवार बैठा हुआ है। ऐसे 3 साढ़े 3 का समय था, हमारा रात्रि का जागरण हो रहा था। ऐसे ही चित्त के अंदर कुछ भाव आ रहे थे कि क्या समय चल रहा है कि एक तरफ घर से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके, देश और दुनिया, चारों तरफ हम जब देखते हैं तो चारों तरफ अनेक प्रकार के संक्रमण से आज देश और दुनिया शिकार हो रहे हैं। जहां एक ओर आपदाओं का दौर है और उसमें जोर दिया जाता है प्राकृतिक आपदा, आपदाओं का दौर चल रहा है, संक्रमण का दौर चल रहा है और हमारे अपने ही अनेक प्रकार के संक्रमण और आपदाओं का शिकार होते हुए हम अपनों को देख रहे हैं। हम जिस दौर में संवाद कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, सारी दुनिया के लिए, समूचे मानव प्रजाति के लिए, समुदाय के लिए, और हम यूं कहें कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए ये महापरिवर्तन काल चल रहा है। एक ऐसा काल चल रहा है, ध्यान देना, कि आज ही का संवाद था कि ऐसे ही आया और आज अमावस्या है और कल से गुप्त नवरात्रि, शक्ति की आराधना। कारण हमें 2 नवरात्रि का तो ध्यान रहता है शक्ति आराधना का, लेकिन वर्ष में 4 नवरात्रि और आषाढ़ी नवरात्रि कल से प्रारंभ हो गई। 2024 जुलाई का माह, आषाढ़ी नवरात्र, ध्यान आया वो 13 जुलाई और आज है 5 जुलाई। ध्यान देना, आषाढ़ी नवरात्र जुलाई 2024, जिस काल में हम संवाद कर रहे हैं, इस तिथि से 13 माह दुनिया के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और जो भी इस धरा पर है, उसके प्रत्येक वो जीव जो इस धरा पर वास कर रहा है और जी रहा है, उसके जीवन पर ये 13 माह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगे। ये वो काल जिसमें एक तरफ मानचित्र है, देश का हो, दुनिया का हो,
या भूमंडल का हो। मानचित्र चित्र और दूसरा वो व्यक्ति का चित्र, दोनों चीजें ध्यान देना। चित्र और चित्त, ये दोनों में ही तीव्र बदलाव आएगा। मानचित्र में भी बदलाव का दौर है, परिवर्तन का दौर है, और चित्त में भी बदलाव का दौर है। ये संक्रमण काल है और बड़ी रहस्यमयी घटनाएं इस समूचे ब्रह्मांड में, इस जीव जगत में बड़ी रहस्यमयी घटनाएं जो है वो लगातार धीरे 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 बढ़ती जा रही है। गौर करना कि जहां एक तरफ समूचे ब्रह्मांड में रहस्यमयी घटनाओं का दौर है, वहीं इस भूमंडल में भीषण प्राकृतिक आपदाओं का, भीषण संक्रमण का जहां एक और दौर चल रहा है, जहां व्यक्ति को नहीं मालूम है कि कल हमारा जीवन होगा कि नहीं होगा। उस जिले और प्रांत को, देश को नहीं मालूम है कि कल हमारे देश का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। इस विश्व के मानचित्र पर कल हमारे इस स्थान होगा कि नहीं होगा, और इन स्थानों पर जीवन होगा कि नहीं होगा। आपको जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हमारा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा गुण है रहस्यों के मामले में। मानव शरीर जैसा कोई गुण मशीन नहीं है, ऐसा कोई रहस्य नहीं जो कि मानव शरीर से ज़्यादा हो। तो जब हम लोगों की चुनौती मिली राज्य शासन की तरफ से कि आप श्री दादा गुरु जी के ऊपर शोध करिए कि किस तरह से वो निराहार लंबे समय तक रह रहे हैं और आपके निगरानी में भी रहेंगे, उनके ऊपर मानसिक, शारीरिक, बायोकेमिकल और जो इन्वेस्टिगेटिव पैरामीटर्स हैं उसको किस तरह से आप प्रोटोकॉल बनाकर कर सकते हैं, उसकी चुनौती मिली। तो उसका पहले प्रोटोकॉल बनाया गया। प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमने देखा कि क्या क्या हमको देखना है, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में पूरा प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेफाजत कोई चीज़ तरीके से नहीं की जा सकती। तो उस प्रोटोकॉल को पहले हमने अच्छे से पढ़ा, कई लोगों को दिखाया, उसके बाद उसके जब स्वीकृति मिली तो फिर ये शो चालू हुआ। इसमें हमने देखा श्री दादा गुरु जी को हमारे मेडिकल कॉलेज के एक कमरे में रखा गया। अच्छे पूरा सुसज्जित कमरा था, सुसज्जित न केवल मॉनिटरिंग के मामले में बल्कि कई टेक्निकल चीज़ों के मामले में, जैसे कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से सीसीटीवी लगा रहता था वहाँ, 24 घंटे वहाँ निगरानी होती थी। निगरानी की जरूरत नहीं थी, पर वैज्ञानिक रूप से उसको प्रूव करने के लिए 24 घंटे निगरानी रहती थी। पुलिस वाले भी बाहर देखते रहते थे, उसमें टीवी में रिकॉर्डिंग भी चलती रहती थी, और हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स भी वहाँ उपस्थित रहते थे। तो पूरे समय वो निगरानी में रहे। पूरे समय उनकी खुद की भी इच्छा थी कि आप रखें हमको ज़्यादा से ज़्यादा। उनकी खुद की इच्छा थी कि हमको जितना स्ट्रिक्ट विजिलेंस आप रख सकते हैं रखिए। उसके बाद वो जब मेडिकल कॉलेज के कमरे से निकलते थे बाहर और नर्मदा पथ पर जाते थे, उस समय भी पूरी टीम लगी रहती थी, वीडियोग्राफी चलती रहती थी, पुलिस प्रशासन भी साथ में लगा रहता था। तो ये तो ही बात इसकी कि पहला प्रमाण था कि भाई इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ नहीं ली कि जिससे कि आहार हो और उससे उनको एनर्जी प्राप्त हो। तो पहली सीढ़ी पूरी हुई। किसी किस्म का आहार नहीं लिया गया, किसी की उनकी एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स है उनको प्राप्त नहीं हुई। इसकी हम लोग ने सर्टिफाई किया। फिर जब स्टडी एंड हुई तो हमने सर्टिफाई किया कि इस तरह की चीज़ हुई। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो सर्टिफाइड होने के बाद ये प्रतिपादित हो गया कि इन्होंने कोई भी एनर्जी प्राप्त एक्सटर्नल सोर्स से नहीं की। अब वो आगे की बात आएगी, वो एनर्जी आई कहाँ से। अब इस दौरान जब ये स्टडी चल रही थी, इस स्टडी के दौरान हम लोगों ने इनके पल्स, ब्लड प्रेशर, ईसीजी चेंजेस, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें रोज़ाना नापी जाती थी। हर 2-3 घंटे में नापी जाती थी। और जब ये दौड़ते थे, उसके नर्मदा पथ पर चलते और दौड़ते दोनों थे, उस समय भी ये बीच बीच में नापी जाती थी। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा इनका कुछ जो विशेष पैरामीटर्स थे, जैसे ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि ब्लड शुगर यदि नहीं खाएं, कुछ खाना नहीं खाएं तो ब्लड शुगर डाउन चली जाती है, सभी को पता है।
कि थोड़ी देर आप 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, ब्लड शुगर भी डाउन हो जाएगी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7 दिनों तक जब हम निगरानी में रहे तो ब्लड शुगर लगभग मेंटेन रही पूरे समय। 1-2 बार जरूर कम हुई, बड़ी तो नहीं, कम जरूर हुई, 59 हो गई, एक बार 63 हो गई। और जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको पता है कि किसी की ब्लड शुगर यदि 59 हो जाती है, 63 हो जाती है, तो उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति बिल्कुल डाउन हो जाती है, बैटरी एकदम डाउन हो जाती है, एकदम बेहोश जैसा हो जाता है व्यक्ति। पर मैंने खुद इनको देखा उस समय जो 59 थी इनकी ब्लड शुगर, तो पूरी तरह से फिजिकली मेंटली पूरी तरह से विजिलेंट और अलर्ट थे, जो कि बहुत आश्चर्य की चीज़ है मेडिकल साइंस में कि इतनी कम शुगर में भी किस तरह से व्यक्ति एजाइल रह सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी लगभग फ्लक्चुएट नॉर्मल रेंज में रहा। जो लोग ज़्यादा फैट खाते हैं उनको पता होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उन लोगों का, तो जो लोग बिल्कुल नहीं खाते उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो जाना चाहिए, फैट बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। तो इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड लेवल बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे, लिवर फंक्शंस भी नॉर्मल लेवल पे। हाँ, एक बात ज़रूर है जो आज मैं बताना चाहूँगी, पहली बार शायद ये जब हमने रिपोर्ट पब्लिश की उसके बाद पहली बार ये बताया जा रहा है पब्लिकली कि उस दौरान इनकी यूरिन आउटपुट, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूरिन की आउटपुट पर डे केवल 10 to 15 ml, 10 से 15 ml यूरिन भर पास होती थी बस। अब सोच लीजिए इतनी कम यूरिन में शरीर के जितने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनका निकलना बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है। नॉर्मल आदमी 10 से 15 ml यूरिन पास करे तो 2-4 दिन में ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और शरीर के विभिन्न अंग जो हैं शिथिल हो जाएंगे और आदमी एकदम बेहोश जैसा हो सकता है यदि ये टॉक्सिक प्रोडक्ट बाहर ना निकले तो ये भी चीज़ हमने देखी उस दौरान की किसी विशेष मैकेनिज्म के जरिए से इनके लेवल्स बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़े, एक लेवल तक थोड़े से बहुत मामूली तरह से बढ़े जो कि एक्सेप्टेबल रेंज में थे। अब तीसरी बात जो अभी आप लोगों के सामने बताई गई थी वो ये कि ये विश्व का पहला शोध है जिसमें कि निराहार रहते हुए और फिजिकल एक्टिविटी करते हुए शोध कार्य किया गया। निराहार रहते हुए कुछ शोध कार्य हुए हैं जिसमें कि आदमी उपवास करता रहता और शोध कार्य हुए हैं, पर निराहार रहते हुए 25-30 किलोमीटर का परिश्रम स्कॉर्चिंग हीट में 42 से 45 डिग्री में, ऐसा कोई रिसर्च आज तक हुआ नहीं है। तो ये कई मामलों में विश्व का पहला शोध कार्य है इस तरह का। कुछ और पहले चीज़ें इसमें प्रथम कुछ और भी हैं इस शोध कार्य में कि जो कि प्रथम बार हुई हैं। ये देश में पहला ऐसा शोध कार्य है जो कि राज्य शासन द्वारा कराया गया। कोई भी राज्य शासन ने पूरे देश में इस तरह का कोई शोध कार्य नहीं कराया जो कि मध्य प्रदेश शासन ने इस तरह का शोध कार्य कराया है। और एक और फर्स्ट चीज़ है जो पहली बार हुई है वो कि इतने निराहार रहने के बावजूद किसी व्यक्ति ने पहली बार ऐसा कोई हुआ कि उन्होंने रक्तदान किया हो। तो ये तीनों चीज जो फर्स्ट हुई तीनों अपने आप में बहुत ही यूनिक है। माँ नर्मदा हमारे मध्य भारत की जीवन रेखा है। माँ नर्मदा रहस्य से भरपूर है। उसके रहस्यों पे, उनके गूढ़ रहस्यों पर बातचीत करने के लिए आज दादा गुरु का यह गूढ़ नर्मदा संवाद कार्यक्रम है। मध्य भारत की, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा पे आज एक चिंतन, एक मंथन होना है। और चूँकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि दादा गुरु पिछले लगभग 3.5 वर्ष हो गए बिना अन्न आहार के माँ नर्मदा को ये कहें कि वो जीने का काम कर रहे हैं। पग पग में माँ नर्मदा की महिमा और महत्व का चिंतन आज इस कार्यशाला में होना है और नर्मदा के विषय में उस चिंतन को लोगों के सामने रखना है। और अभी कुछ दिनों पूर्व जो है मध्य प्रदेश सरकार ने समस्त सदगुरु दादा गुरु पे एक शोध किया था। दादा गुरु ये बता रहे हैं कि माँ नर्मदा के तट पे इतना जो है, इतनी ऊर्जा है कि अन्न आहार की तो बात छोड़ो, बगैर जल के नर्मदा की वायु पे भी इंसान स्वस्थ स्थिति में रह सकता है। और आप लोग देखिएगा, दर्शन करिएगा और आपको लगेगा कि हम आपसे कहीं ज़्यादा जो है स्वस्थ स्थिति में दादा गुरु हैं। उनके श्रीमुख से आज नर्मदा की महिमा और महत्व का बखान होना है। इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला भैया जी सरकार समर्थ महाराज जी का। आज नर्मदा जी
के गुण रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं और ये उत्सुकता सभी लोगों में है। और नर्मदा की बात होती है तो पर्यावरण की बात होती है, और पर्यावरण है तो हम हैं, हमारी संस्कृति है और हमारा समाज है। इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लोग आज हिस्सेदारी करने आए हैं और नर्मदा के भक्तों के लिए एक बड़ा अवसर है ऐसे मौके पर उपस्थित होना और माँ के प्रति जो सभी की श्रद्धा, स्नेह और प्रेम है उसको सभी प्रदर्शित करते हैं।